Okay, next question. Question number 10. A particle of mass executing simple harmonic motion with amplitude A and angular frequency omega. Average value of kinetic energy and potential energy over a period is. हमारे पास एक पार्टिकल है, मास m है, it is executing simple harmonic motion with amplitude A and angular frequency omega. आपको एवरेज वैल्यू पूछा है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ओवर अ पीरियड इज. एक पीरियड में काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज क्या आएगा. तो सबसे पहले यू शुड नो दैट दिस क्वेश्चन इज लिटिल हायर लेवल क्वेश्चन, तो यू हैव टू कीप पेशेंस. जब आप काइनेटिक एनर्जी की बात करते हो या पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हो, काइनेटिक एनर्जी में हाफ mv स्क्वायर आता है, तो v मतलब dx by dt आता है. तो x हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा और x इक्वल टू या आप a sin ओमेगा t प्लस फाइव लिखो या आप x इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाइव लिखो, दोनों ही चलता है. सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट ये जो है ये एक हार्मोनिक फंक्शन होना चाहिए, साइन या कॉस दोनों में से कोई भी चलता है. इट इज नॉट रियल रिक्वायर्ड कि आप हमेशा साइन लिखो. तो जब आप वेलोसिटी निकालोगे तो आपको डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा, विच इज माइनस, अभी आपको डेरिवेटिव पता होना चाहिए, ए एज इट इज, कॉस का डेरिवेटिव साइन, तो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और यहाँ पे ये आपका एक ओमेगा आएगा, तो माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये आपका आ गया वेलोसिटी. तो फिर काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, ऐसा आएगा. ओके, तो दिस इज काइनेटिक एनर्जी. सिमिलरली अगर आप पोटेंशियल एनर्जी आपको फाइंड करना है तो पोटेंशियल एनर्जी आप फाइंड कर सकते हो. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, हाफ के एक्स स्क्वायर, ओके, या फिर हाफ के इज एम ओमेगा स्क्वायर, राइट. तो बेसिक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. एक्स स्क्वायर, एक्स हमारे पास ए कॉस ओमेगा टी है, ए कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव. आपको काइनेटिक एनर्जी और आपको पोटेंशियल एनर्जी दोनों का फॉर्मूला मिल गया. हमको बोला है व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एवरेज ओवर अ पीरियड. ओवर अ पीरियड मतलब आपको पहले तो एवरेज कैसे करते हैं ये पता होना चाहिए. हाउ डू यू डू एवरेजेस, मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं. मेरे पास अगर 2-3 नंबर है, मतलब सपोज वेलोसिटी v1 है, v2 है, v3 है ना, तो दिस आर वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी. तो क्या करते हो, वेलोसिटी 1 प्लस 2 प्लस 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ वेलोसिटीज, है ना. सो इफ यू वांट काइनेटिक एनर्जी अगर हमारे पास है तो काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस k2 प्लस k3 डिवाइडेड बाई 3. एवरेजेस ऐसा लेते हैं हम लोग. ये एवरेज कब लेते हो, जब डिस्क्रीट वैल्यू हो, मतलब k1 वैल्यू है, फिर k2 है, फिर k3 है, सो ऑन सो फोर्थ. बट जब वैल्यूज कंटिन्यूअस होती है हमारे पास, क्योंकि देखो पार्टिकल जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा था, वो चाहे मीन पे हो, वो चाहे एक्सट्रीम पे हो, वो चाहे कहीं पे भी हो, हर एक पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी होगा. तो ये वैल्यूज कंटिन्यूअस वैल्यूज है, ये वैल्यूज डिस्क्रीट वैल्यू नहीं है, दीज आर कंटिन्यूअस वैल्यूज. ओके, तो कंटिन्यूअस वैल्यूज के केस में एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए. तो एवरेज जब आप निकालते हो काइनेटिक एनर्जी का एवरेज ओवर अ पीरियड, तो 0 से t तक आप इसको इंटीग्रेट करोगे k dt अपॉन, जस्ट अ मिनट, अपॉन इंटीग्रेशन t dt 0 to t. ओके, सो आई विल जस्ट रिमूव दिस. गुड. तो जब आप काइनेटिक एनर्जी का एवरेज लोगे ओवर अ पीरियड, तो हमने वही किया. पहले हमने क्या किया था, हमने हुआ था काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी 2 प्लस काइनेटिक एनर्जी 3 प्लस काइनेटिक एनर्जी 4 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, ऐसा ही किया था. यहाँ पे भी वही कर रहे हैं. यहाँ पे आपको एवरेज ओवर टाइम पीरियड बोला है, तो काइनेटिक एनर्जी के का हम लोग टाइम पे एवरेज कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन k dt ओवर 0 to t टाइम पीरियड अपॉन इंटीग्रेशन ओवर dt 0 to t. ये फॉर्मूला है. दिस इज एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी. एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ये फॉर्मूला है, इसको एज अ फॉर्मूला याद रखो
इंटीग्रेशन k dt 0 to t अपॉन इंटीग्रेशन 0 to t dt, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी, तो 0 टू कैपिटल T, काइनेटिक एनर्जी क्या है आपके पास फॉर्मूला में, हाफ m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो ये सब तो कांस्टेंट है, तो मैं एक काम करूंगा, मैं कांस्टेंट को पहले ही बाहर रख दूंगा, हाफ कांस्टेंट, m कांस्टेंट, a स्क्वायर कांस्टेंट, ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाइव 0 से t तक, और इंटीग्रेशन है dt पे, अपॉन इसका इंटीग्रेशन आएगा डिनोमिनेटर में t फ्रॉम 0 टू t, राइट। तो अब देयर आर टू वेज ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, ऑफ कोर्स इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, मैं बता देता हूं, बट नेक्स्ट टाइम यू नीड टू रिमेंबर दिस एज अ फॉर्मूला एंड नॉट डू ऑल दिस इंटीग्रेशंस। अभी मैं बता रहा हूं, बट यू नीड टू रिमेंबर दिस एज अ फॉर्मूला। तो हाफ m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन हमने सीखा नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, और उसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे 0 से t पे, ऑफ कोर्स dt आएगा, तो मैं dt लिखता हूं वहां पे। तो यहां पे dt आएगा अपॉन डिनोमिनेटर में t था इंटीग्रल में, फ्रॉम 0 टू t लिमिट्स थे, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे, ओके। तो ये आपको मिल जाएगा कैपिटल T नीचे। अब इसी पूरे फैक्टर को हम इंटीग्रेट करते हैं, तो ये आपका आएगा हाफ m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन कैपिटल T। ये जो इंटीग्रल है, इंटीग्रल के दो पार्ट्स, पहला ये 1/2, तो 1/2 dt फ्रॉम 0 टू t, माइनस इंटीग्रेशन 0 से t cos ऑफ 2 ओमेगा t प्लस 5 अपॉन 2 dt। आ गया, गुड, राइट। सो 1/2 m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई t, ये आएगा आपका हाफ कांस्टेंट 0 से t dt, माइनस अब ये जो है इसका इंटीग्रेशन 0 ही होता है, तो मैं लिख नहीं रहा हूं, तो आई एम नॉट राइटिंग दिस, यू हैव टू सॉल्व दिस एंड यू विल नो दैट उसका इंटीग्रेशन 0 ही होता है, तो यू नीड टू सॉल्व दिस नाउ। तो ये आपका आ गया हाफ m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई t, पहली टर्म में हाफ, और 0 टू t इंटीग्रेशन जो होता है dt, ये होता है t, ये और ये कैंसल, तो आपको मिल गया 1/4 m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया आपका एवरेज काइनेटिक एनर्जी। दिस क्वेश्चन इज डेफिनेटली लिटिल हायर लेवल, इसमें हाई लेवल मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस, क्योंकि आपको मैथमेटिक्स आता है, इंटीग्रेशंस आते हैं, दिस इज माय अजम्पशन। तो अंडर दैट अजम्पशन हम लोगों ने ये क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किया है, गुड। तो सिमिलरली अब पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी आप ये पूरा इंटीग्रेट करके, यू विल हैव टू इंटीग्रेट फॉर फाइंडिंग आउट एवरेज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, सेम है, u dt फ्रॉम 0 टू t इंटीग्रेशन dt 0 टू t, ओके। तो नाउ ये सारा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी आपके पास है, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ओवर हियर u, और ये था काइनेटिक एनर्जी k, राइट। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा फाइनली, आफ्टर सॉल्विंग दिस, ओके, यू विल गेट m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, तो वो मैं आपके लिए रख रहा हूं, आई एम कीपिंग दिस फॉर यू टू सॉल्व, तो आई एम कीपिंग दिस फॉर यू टू सॉल्व, ये आप खुद सॉल्व करोगे। ऑप्शन नंबर डी आएगा, इन शॉर्ट यू विल गेट ऑप्शन नंबर डी एज करेक्ट आंसर। तो टेलिंग यू अगेन बेसिक,
तो इस क्वेश्चन में मैं सिर्फ आपको बेसिक्स बताने वाला हूँ, बाकी इंटीग्रेशन आप सॉल्व करोगे। तो क्या है, एक पार्टिकल है जो SHM परफॉर्म कर रहा है विद एम्पलीट्यूड A, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल ओवर अ पीरियड, ऐसा हमको पूछा है। तो वी हैव बीन आस्क्ड व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, ओके गुड, ओवर अ पीरियड T, ऐसा हमको पूछा है। नाउ सबसे पहले यू शुड नो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज हाफ mv², फिर v इज dx/dt, और x या तो आप x को, इफ यू वांट यू कैन टेक x एज a cos ऑफ ओमेगा t प्लस फाइव, या फिर a sin ऑफ ओमेगा t प्लस फाइव, दोनों में से कोई भी चलेगा x। इट इज कंप्लीटली अप टू यू, आप a sin ओमेगा t प्लस फाइव लिख रहे हो या a cos ओमेगा t प्लस फाइव लिख रहे हो, क्योंकि आंसर तो अल्टीमेटली सेम ही आने वाला है। तो यहां से v मिलेगा, तो v आपको मिलेगा -a ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस फाइव। फिर ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में जाएगा विच इज हाफ mv², तो -a ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस फाइव का स्क्वायर, तो आपको काइनेटिक एनर्जी k मिल जाएगा, हाफ ma² ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाइव। अब आपको एवरेज काइनेटिक एनर्जी, बाय द वे ये ग्रेटर देन और लेस देन के साइन के अंदर k लिखना मतलब ये एवरेज वैल्यू लिख रहे हैं हम लोग। तो एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला है k dt, ओवर वन पीरियड बोला है तो 0 to t अपॉन इंटीग्रेशन dt फ्रॉम 0 to t। ओके, तो आपको यहाँ पे k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, देन नीचे आपका इंटीग्रेशन dt है, इंटीग्रेशन dt फ्रॉम 0 to t, ये कैपिटल T आएगा, और आपको ये इंटीग्रल सॉल्व करने हैं। इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए आई विल जस्ट टेल यू दिस अगेन, 0 to t k was half ma² ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाइव dt अपॉन इंटीग्रेशन dt t होता है 0 से t। ऑलराइट, तो ये आपको ऐसा मिलने वाला है। नाउ हाफ ma² ओमेगा स्क्वायर आउटसाइड, नीचे इंटीग्रेशन t 0 to t कैपिटल T आ गया, बचा ऊपर इंटीग्रेशन 0 to कैपिटल T साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाइव dt। और फ्रॉम बेसिक मैथमेटिक्स एंड बिकॉज यू आर ऑल प्रिपेयरिंग फॉर CET ग्रुप, विच मीन्स कि आपको इंटीग्रल्स के फॉर्मूला आते हैं, ये अजम्पशन होता है कि आपको साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं होता, ये हमको पता होना चाहिए। उसको 1 माइनस कॉस टू थीटा अपॉन 2 के फॉर्मूले लिख के इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो जब आप ये इंटीग्रल सॉल्व करोगे तो आपको ये पूरा इंटीग्रल सॉल्व करने के बाद मिलेगा t/2, कैंसल और कैंसल, तो 1/4 ma² ओमेगा स्क्वायर, ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। ऐसा सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में दिखता है हमको, तो ऑप्शन नंबर डी। सिमिलरली आप पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड कर सकते हो, मेन पोटेंशियल एनर्जी भी आप फाइंड कर सकते हो। गुड, तो यू हैव टू ट्राई आउट दिस इंटीग्रल्स एट होम, यू हैव टू सॉल्व इंटीग्रल फॉर एवरेज पोटेंशियल एनर्जी एज वेल, तो वो आपके लिए असाइनमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle executing simple harmonic motion with an amplitude a, पार्टिकल है जो SHM मोशन परफॉर्म कर रहा है, एम्पलीट्यूड a है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ द टोटल एनर्जी। हमको पूछा है कि कौन से डिस्प्लेसमेंट पे पोटेंशियल एनर्जी ये टोटल एनर्जी का हाफ होगा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अभी अभी देखा था हमने, नहीं तो याद होना चाहिए, हाफ kx² या फिर हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, क्योंकि k इज m ओमेगा,
टोटल एनर्जी आपको पता होना चाहिए हाफ के ए स्क्वायर या फिर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2। ये टोटल एनर्जी है, ये काइनेट पोटेंशियल एनर्जी है। हाफ कैंसल के कैंसल, हाफ कैंसल के कैंसल, तो एक्स स्क्वायर इज ए स्क्वायर बाई 2, तो x इक्वल टू a बाई रूट 2, ऑप्शन नंबर ए। तो बहुत सिंपल था, बहुत सारे बुक्स में सॉल्यूशन बहुत लंबे तरीके से दिया है विच वी डोंट नीड। हमको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, हमको टोटल एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी बाई 2 लिखना है, जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल आउट करना है, स्क्वायर रूट लेना है, x इक्वल टू a बाई रूट 2। गुड। In many books you will find the same simple solution, इसको कॉम्प्लिकेट करके रखा है, हमको वो करना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the length of simple pendulum which ticks seconds is, length of simple pendulum which ticks seconds, ticks second मतलब आपको पता होना चाहिए ये सेकेंड्स पेंडुलम है। सेकेंड्स पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2 सेकेंड, और पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी, है ना। द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम विच टिक्स सेकेंड्स, इसका मतलब यहाँ पे बात हो रही है सेकेंड्स पेंडुलम की। आपको पता होना चाहिए सेकेंड पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकेंड होता है, देयरफॉर यू विल हैव t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2। क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम विच टिक्स सेकेंड मतलब टोटल टाइम पीरियड 2, मतलब पेंडुलम ने स्टार्ट किया यहाँ से, यहाँ पे गया 1 सेकेंड में, वापस आया 1 सेकेंड में, तो 2 सेकेंड टाइम पीरियड होता है उसका। Therefore you will have 2 is equal to 2 pi root of L by G। ये तो इट इज अ जोक, क्योंकि 1 मीटर आंसर आता है, ये फिक्स है। बट एनीवेज 2 कैंसल, तो आपको मिल जाएगा 1 बाय पाई इक्वल टू रूट ऑफ L बाई जी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स 1 बाय पाई स्क्वायर इक्वल टू L बाई जी। आपको पता है G की वैल्यू 9.8, पाई स्क्वायर की वैल्यू भी 9.8, कैंसल कैंसल, तो L इक्वल टू 1 मीटर। फ्रॉम नेक्स्ट टाइम यू शुड नो, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया जहां पे सेकंड पेंडुलम की बात हो रही है, तो डायरेक्टली लेंथ इज 1 मीटर। ओके, 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ ऑफ a seconds pendulum on the surface of earth is, length of seconds pendulum on the surface of earth is 1 meter, its length on the surface of moon will be। so again as you see, you have seen here seconds pendulum में time period t constant होता है 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी, t की वैल्यू होती है 2 हमेशा, तो 2 इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी, राइट। 2 कैंसल, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो 1 बाय पाई स्क्वायर इक्वल टू एल बाई जी, मतलब पाई स्क्वायर भी कांस्टेंट है, मतलब एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी। तो लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, सेकेंड्स पेंडुलम on moon to that of earth is acceleration due to gravity on moon to that of earth। ओके, वहां पे हमने g और पाई स्क्वायर कैंसिल किया था, क्योंकि वहां पे ऐसा नहीं बोला था कि आप मून पे जा रहे हो। सो इट वाज जस्ट दैट कि इस क्वेश्चन में हमको बोला है कि हम सेम सेकेंड्स पेंडुलम को अगर मून पे ले गए, तो उस केस में सेकेंड्स पेंडुलम मतलब टाइम पीरियड 2 सेकेंड रहने के लिए लेंथ कितना होना चाहिए। अगर अर्थ पे 1 मीटर है तो लेंथ ऑफ सेकेंड पेंडुलम ऑन मून विल बी जी मून अपॉन जी अर्थ इनटू एल अर्थ। आपको पता होना चाहिए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज 6 टाइम्स ऑफ मून, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ is 6 times of moon। okay, this is what you should know। so g moon by g earth, this becomes 1 by 6, तो ये आपका आ जाएगा 1 by 6। okay, तो सब्स्टिट्यूट करो आप इसको, therefore from equation number 1 and 2 you will have length of pendulum on moon as 1 by 6 length of pendulum on earth।
और अर्थ पे होता है 1 मीटर, तो 1/6 आ जाएगा, है ना, 1/6, क्योंकि एल अर्थ और अर्थ पे 1 मीटर ही है, तो 1/6। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आपको सेकंड पेंडुलम दिया है अर्थ की सरफेस पे जिसका लेंथ 1 मीटर था, और यही अगर आप मून की सरफेस पे ले जाते हो तो टाइम पीरियड को 2 सेकेंड रखने के लिए लेंथ कितना होना चाहिए। तो व्हाट वी सी इज दैट टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, तो 2 सेकेंड सब्सिट्यूट करने के बाद 2 2 कैंसिल हो गया, तो 1/π² इक्वल टू L/G आ गया, मतलब L इज प्रोपोर्शनल टू G आ गया, तो LM/LE इज GM/GE आ गया। GM/GB 16, GE 16 होता है, क्योंकि मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये अर्थ के कंपैरिजन में 1/6 होता है। ओके, तो दैट्स व्हाई यू कैन गेट LM इक्वल टू LE/6, तो 1/6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम पीरियड of a simple pendulum on the surface of earth is 4 सेकेंड। हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड अर्थ पे 4 सेकेंड है, तो टाइम पीरियड ऑन अर्थ इज 4 सेकेंड। इट्स टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ मून इज, तो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, सिर्फ ये सेकेंड्स पेंडुलम नहीं है, ये सिंपल पेंडुलम है। सेकेंड्स पेंडुलम भी एक सिंपल पेंडुलम होता है विद टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकेंड्स, इतना ही डिफरेंस है। गुड, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व एग्जैक्टली उसी तरीके से करना है हमने। द सेम थिंग, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π√L/G। ओके, तो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू, अभी देखो क्या है, सिंपल पेंडुलम का लेंथ हमने चेंज किया क्या, नहीं किया, तो लेंथ कांस्टेंट है, 2π कांस्टेंट है। पिछला क्वेश्चन अलग था, पिछले क्वेश्चन में बोला था कि सेकंड्स पेंडुलम को सेकंड्स पेंडुलम ही बना के रखना है, मतलब सेकंड्स पेंडुलम में टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है, तो अर्थ पे भी 2 सेकंड और बाहर भी मून पे भी 2 सेकंड। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा नहीं है, यहाँ पे बोला है कि 4 सेकंड का टाइम पीरियड है। अब हम लोग इसी पेंडुलम को विदाउट चेंजिंग इट्स लेंथ मून पे ले गए, तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा, तो लेंथ कांस्टेंट है, तो T इज प्रोपोर्शनल टू 1/√G, मतलब T मून अपॉन T अर्थ इज इक्वल टू √G अर्थ अपॉन G मून, तो T मून इक्वल टू √G अर्थ बाय G मून इंटू T अर्थ, तो √G अर्थ बाय G मून, G अर्थ बाय G मून अभी आपने देखा, G अर्थ बाय G मून कितना है, 6, G अर्थ बाय G मून इज 6, तो √6 टाइम्स ऑफ TE। ओके, √6 टाइम्स ऑफ TE, तो आपको ये पता होना चाहिए, ये है आपका √6 और टाइम पीरियड ऑन अर्थ इज 4, तो नाउ यू शुड नो व्हाट इज √6, तो √6 पता होना चाहिए। अब √6 बहुत एक्सट्रीमली सिंपल है ये, सो आई मीन ऑफ कोर्स रफली 2.5 आता है ये, रफली क्योंकि 6.25 का स्क्वायर रूट आता है 2.5, तो मैं रफली ही बोल रहा हूँ यहाँ पे। सो इफ यू सी टू एन अप्रोक्सीमेशन इट इज 2.44, तो √6 इज रफली 2.44, मैंने 2.5 बोला इंटू 4, मतलब 10 सेकेंड्स आ गया, तो ये 10 सेकेंड्स आ गया, ऑप्शन नंबर सी आ गया। ओके, ऑप्शन नंबर सी आ गया आपका ये, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वाज 4 सेकेंड, हमको सरफेस ऑफ मून पे पूछा है, तो हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, a body of mass 20 gram connected to a spring of spring constant K executes simple harmonic motion with a frequency of 5/π hertz, तो हमको फ्रीक्वेंसी F या N दिया है 5/π hertz, वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट पूछा है, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, और मास भी दिया है आपको।
20 ग्राम मतलब 20 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, मतलब 2 इंटू 10⁻² किलोग्राम, ऐसा है मास। ओके, तो कैसे सॉल्व करोगे? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये फ्रीक्वेंसी को मैं एक काम करता हूं, मैं फ्रीक्वेंसी को n डिनोट करता हूं, n डिनोट करता हूं। तो व्हाट वी नो इज, हमें ये पता है, इफ यू रिमेंबर, इफ यू रिमेंबर टाइम पीरियड 2π√L/g, राइट? ये पेंडुलम का था, दिस इज फॉर पेंडुलम। अगर आपको पता है फॉर अ पार्टिकल, ओके, जस्ट लेट मी टेक यू बैक टू बेसिक्स। स्टार्ट कहां से करते हैं? स्टार्ट हम स्प्रिंग से करते हैं। स्प्रिंग पे एक मास अटैच करते हैं और हम बोलते हैं कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, x इक्वल टू 0 है। फिर हमने इसी मास को स्ट्रेच कर दिया, मतलब स्प्रिंग को स्ट्रेच कर दिया और मास को यहां लेके आए, डिस्प्लेसमेंट किया x, राइट? दिस डिस्प्लेसमेंट इज x। तो जब आप डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट टू राइट कर रहे हो, स्ट्रिंग स्ट्रेच हो रहा है, तो स्ट्रिंग में एक रिस्टोरिंग फोर्स x नेगेटिव टू x, तो यहाँ पे एक रिस्टोरिंग फोर्स F जनरेट होता है जब आपने मास को लेफ्ट टू राइट, मतलब डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स राइट है, आपने मास को वहां पे डिस्प्लेस किया, स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ, स्प्रिंग स्ट्रेच होने की वजह से स्प्रिंग के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हुआ। क्यों? क्योंकि अगर इस डिस्प्लेस्ड पोजीशन में मैंने मास को छोड़ दिया तो मास कहां जाएगा? अंदर की तरफ जाएगा, मतलब फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू -x आएगा, मतलब फोर्स इक्वल टू -kx आएगा, और ये k आपका आता है स्प्रिंग कांस्टेंट। ये आपको पता होना चाहिए, राइट? तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन, क्योंकि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, -ω²x। सी, इफ आई वांटेड, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख के दे देता आपको, हाँ ऐसा है, लेकिन कहां से आया ये आपको पता होना चाहिए। तो फोर्स क्या है? -kx, राइट? फोर्स -kx, बट फोर्स क्या होता है? m इंटू ए -kx। तो a क्या आया आपके पास? आपके पास a क्या आया? यू हैव a इक्वल टू -k/mx, और इस k/m को आप बोलते हो ω², मतलब अल्टीमेटली आपको मिलता है ओमेगा इज इक्वल टू √k/m। अभी ये अगर आपको पता है तो फिर टाइम पीरियड के इक्वेशंस की को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ओमेगा 2π टाइम पीरियड होता है, तो टाइम पीरियड 2π/ओमेगा होता है। तो 2π/ओमेगा, ओमेगा ये √k/m होता है, तो टाइम पीरियड ये 2π√m/k होता है। दिस इज व्हाट यू शुड नो। ये टाइम पीरियड है। अगर टाइम पीरियड याद होगा तो फ्रीक्वेंसी याद होगा। आई कुड हैव डायरेक्टली रिटन फॉर्मूला फॉर यू। तो मैं बोलूंगा फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट, फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट 1 टाइम पीरियड, राइट? 1 टाइम पीरियड, ये फ्रीक्वेंसी होता है। तो ये आ गया 1/2π√k/m। ओके, गुड गुड। तो नाउ frequency is 1/2π√k/m, squaring omega square 1/4π²k/m, तो k is equal to 4π²m इंटू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर। आ गया k का फॉर्मूला। हमको स्प्रिंग कांस्टेंट चाहिए था, हमको स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला मिल गया। तो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा इसका, बट विदाउट नोइंग थियोरी आई कैन नॉट टेल यू शॉर्टकट्स, तो इसलिए इतना सारा घुमा के बताना पड़ा। 4π² मास, मास कितना दिया है? 20 ग्राम, मतलब 2 × 10⁻²। फ्रीक्वेंसी कितना दिया है? 5/π
हर्ट्ज, उसका स्क्वायर करेंगे तो 25/π², 5/π का स्क्वायर तो 25/π², पाई स्क्वायर कैंसल, 25 4 द 100, ये 100 और ये कैंसल, तो अल्टीमेटली आपके पास सिर्फ बचेगा 2, तो आपको मिल गया 2 न्यूटन पर मीटर, ऑप्शन नंबर सी। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। I can give you a simple solution to this, but you need to know formulas, तो ही आप सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन को मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म बोल देता था कि हमको पता है टाइम पीरियड 2π√m/k होता है, फ्रीक्वेंसी 1 टाइम पीरियड होता है तो 1/2π√k/m होता है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स 1/4π²k/m, तो k इज इक्वल टू 4π²m इंटू नू स्क्वेयर। तो ये आपको वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी थी। 4π मास आपके पास 20 ग्राम है, उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया, 5/π का स्क्वायर 25/π² आया, कैंसल कैंसल, 25 4 का 100, 100 और 10⁻² कैंसल, 2 न्यूटन पर मीटर, ऑप्शन नंबर सी। दैट्स इट, दिस इज हाउ यू वेयर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The displacement of a particle is represented by y equal to 3 cos of π/4 minus 2 omega t. The motion of particle is simple harmonic with period 2π/ω, simple harmonic with period π, periodic but not simple harmonic, and non-periodic motion. तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक ये करना होता है इफ ओके, सो आपको डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया है, आपको बोला है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय y इक्वल टू 3 cos of π/t minus 2 omega t, मोशन ऑफ पार्टिकल इज, तो फर्स्ट थिंग इज मोशन सिंपल हार्मोनिक ही होगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि जब y इक्वल टू a साइन या फिर cos ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, ऐसा कुछ भी टाइप का इक्वेशन हुआ तो वो होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो मोशन डेफिनेटली सिंपल हार्मोनिक है, सिर्फ पीरियड कितना है आप वो देखना है, मतलब ऑप्शन नंबर सी और डी तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, तो पीरियड कितना है वो देखेंगे। तो हाउ टू सॉल्व दिस, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स याद है, मतलब क्या, आई टेल यू। अब क्या करूंगा मैं ये जो आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट मतलब एंगल में से मैं माइनस साइन कॉमन निकाल लूंगा, तो 2 ओमेगा टी माइनस π/4 लिखेंगे, सिर्फ मैंने नेगेटिव साइन कॉमन निकाली है। फिर आपको पता होना चाहिए क्या, दैट यू शुड नो cos इज एन इवन फंक्शन, मतलब cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा आता है, therefore y इक्वल टू 3 cos ऑफ 2 ओमेगा टी माइनस π/4 ऐसा आएगा, बिकॉज cos इज एन इवन फंक्शन, तो cos माइनस थीटा ये माइनस प्लस cos थीटा आता है, ये पता होना चाहिए। अब यू नीड टू नो कि जब आप ऐसा लिखते हो, व्हेन यू राइट समथिंग लाइक दिस, तो इसको कंपेयर करते हैं हम लोग। सो लेट अस कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1। सो कंपेयरिंग विथ y इक्वल टू a cos of omega dash t
plus phi. तो what do we see? एम्पलीट्यूड है 3, ओमेगा डैश इज 2 ओमेगा और phi फेज डिफरेंस इज माइनस पाई बाई 4. दिस इज व्हाट वी नोटिस. हमको पूछा क्या था? हमको एग्जैक्टली पूछा था कि पीरियड क्या है. तो ओमेगा डैश हमको मिल गया 2 ओमेगा. ओके, पीरियड व्हाट इज ओमेगा डैश? ओमेगा डैश मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी ही है. ये 2 पाई टाइम्स ऑफ पीरियड ही होता है ना. 2 पाई टाइम्स ऑफ पीरियड ही होता है ये 2 ओमेगा. करेक्ट. तो कैंसल एंड कैंसल, राइट. तो आपको मिल गया पीरियड यहां से, राइट. तो पीरियड क्या आएगा? यू नीड टू आइडेंटिफाई दिस. दिस इज सिंपल, दिस इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली सिंपल थिंग. ये आपको सॉल्व करना है. सो वी आर डन. तो हमको ओमेगा डैश मिल गया 2 ओमेगा. गुड. तो आपको ये पता होना चाहिए, बाय द वे सॉरी फॉर दिस, ये 2 पाई बाय टाइम पीरियड होता है. तो दिस इज हाउ इट इज. कैंसल कैंसल. तो ये आपको मिल गया t इज इक्वल टू पाई बाय ओमेगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी, सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ पीरियड पाई बाय ओमेगा. मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं इसको. तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था. ओके, सो क्वेश्चन वाज दिस. आपके पास एक डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, वो है y इक्वल टू 3 cos ऑफ पाई बाई 4 माइनस 2 ओमेगा टी. और हमने सीखा है y इक्वल टू a cos ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है. मतलब ओमेगा टी को हमको पहले लिखना पड़ेगा. तो मैं इसको लिख सकता हूँ y इक्वल टू 3 cos ऑफ, नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लिया, 2 ओमेगा टी माइनस पाई बाई 4. बट व्हाट वी नो इज, बट वी नो दैट, हमको क्या पता है? हमको ये पता है कि कॉस ऑफ माइनस थीटा ये प्लस कॉस थीटा होता है. ओके, बिकॉज कॉस इज इवन फंक्शन. देयरफॉर आप लिख सकते हो y इक्वल टू 3 cos ऑफ 2 ओमेगा टी माइनस पाई बाई 4. फिर आप इसको कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से. वो स्टैंडर्ड इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, y इक्वल टू a cos ऑफ ओमेगा डैश. क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि इस ओमेगा और इस ओमेगा में कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए, प्लस फाई. तो आप बोलोगे कंपैरिजन से ओमेगा डैश मिल गया हमको 2 ओमेगा. टाइम पीरियड होता है 2 ओमेगा, होता है 2 पाई बाय टाइम पीरियड. कैंसल कैंसल. तो आपको यहां से मिल गया टाइम पीरियड एस पाई बाय ओमेगा. मतलब दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ टाइम पीरियड पाई बाय ओमेगा. दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन था. गुड. तो ऐसा सॉल्व करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. particle executing simple harmonic motion has a maximum speed of 30 centimeter per second. मैक्सिमम स्पीड, मैं शॉर्टकट्स आपको बताऊंगा और आपको शॉर्टकट्स याद रखने हैं. मैक्सिमम स्पीड ये v max कभी भी याद होना चाहिए, ये a ओमेगा होता है और ये 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया है. मैक्सिमम एक्सेलरेशन a max ये a ओमेगा स्क्वायर होता है और ये 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है. वैसे यूनिट गलत है क्योंकि एक्सेलरेशन सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए, तो ये गलत है. ओके, तो यू शुड आइडेंटिफाई दिस नाउ क्योंकि यू आर एट अ लेवल वेयर यू शुड डू दिस काइंड ऑफ आइडेंटिफिकेशन. पीरियड पूछा है. ओके, बाकी बहुत सारी जगह पे मैंने देखा है इस क्वेश्चन को लंबा लंबा करके रखा है. जरूरत नहीं है, इट्स सिंपल बिकॉज आपको पीरियड पूछा है. तो मैं a max अपॉन v max कर दूंगा. ये है आपका a ओमेगा स्क्वायर और v max है a ओमेगा. ये है आपका 60, ये है आपका 30. कैंसल 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 कैंसल, 1 जा 2 जा, राइट. तो ओमेगा इज 2. और बाय द वे क्योंकि दोनों के दोनों सीजीएस सिस्टम में थे
सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मैंने कन्वर्ट नहीं किया है इसलिए, ओके। तो आई डिड नॉट कन्वर्ट। तो हमको क्या चाहिए, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाय टाइम पीरियड इक्वल टू 2। कैंसल कैंसल, तो टाइम पीरियड कितना आ गया आपका, पाई, तो टी इक्वल टू पाई सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए। So this is how you are supposed to solve this question. डायरेक्टली याद रखना, V max A omega A max A omega square, डिवाइड करो, खत्म। That's how you are supposed to solve this particular question. Next question. A block whose mass is 1 kilogram is fastened to a spring. एक ब्लॉक है जिसका मास 1 किलोग्राम है, उसको आपने एक स्प्रिंग पे बांध के रखा है। द स्प्रिंग हैज अ स्प्रिंग कांस्टेंट, मतलब के की वैल्यू दी है 100 न्यूटन पर मीटर। द ब्लॉक इज पुल्ड एट अ डिस्टेंस x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट दिया है, ओके। एट x इक्वल टू 0 on a frictionless surface from rest at t equal to 0। ठीक है, मतलब बताने की कोशिश ये कर रहे हैं कि इनिशियली जो मास था वो ओरिजिन पे था। दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट इज 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम मेन पोजीशन, ओके। यू हैव टू आइडेंटिफाई फ्यू पैरामीटर्स। एक, block whose mass is 1 kg is fastened to a spring. The spring has a spring constant of 100 Newton per meter. The block is pulled to a distance of x equal to 10. Important, मतलब ऐसा है, ये मेन पोजीशन था, फिर आपने ब्लॉक को पुल कर लिया x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर तक, उसके बाद आप इसको रिलीज कर दोगे, मतलब x इक्वल टू 10 मतलब एम्पलीट्यूड है, ऐसा बोलने की कोशिश की है, क्योंकि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आप x इक्वल टू 10 कर रहे हो, उसके बाद आप रिलीज कर दोगे ब्लॉक को। मतलब ये x इक्वल टू 10 इज नथिंग बट एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एम्पलीट्यूड भी डिस्प्लेसमेंट होता है बट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, ये आपने आइडेंटिफाई किया। फिर आपको पूछा है कि जब x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पे होगा ऑब्जेक्ट, तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कितना, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी कितना। सबसे पहले आपको पता है कि x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, तो मैं उसको 10/2 भी लिख सकता हूं। क्यों लिखा, इंटेंशनली लिखा, क्योंकि 10 है a, तो x इक्वल टू a/2 ऐसा है। तो आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद होना ही चाहिए, ओके। हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv इज ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ओके गुड। अब अगर आपको काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है तो आपको ओमेगा स्क्वायर पता होना चाहिए, जो नहीं पता है एक्चुअली पता है। क्यों, क्योंकि ये हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो मैं डायरेक्टली यहीं से स्टार्ट करने वाला था, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आपको फॉर्मूला याद होता तो वो कैसे आया मैंने बता दिया, मेरा काम यहाँ पे हो गया। के की वैल्यू 100 है, ए स्क्वायर माइनस एक्स इज a/2 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर बाई 4। मैं इंटेंशनली ऐसा लिख रहा हूं क्योंकि मैं बाद में जाके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो 1 जा 50 जा, तो ये आ गया 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर बाई 4, ओके राइट। तो ये आ गया आपका 3/4 इंटू 50 इंटू a इज 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, 10 पावर -1 मीटर का स्क्वायर,
तो 10⁻⁻1 मीटर का स्क्वायर 10⁻⁻2 होगा, तो ये आएगा 3/4 50/100, 1 जा 2 जा 3/8। ओके, आज मॉर्निंग की बैच में ही आई वाज टेलिंग few students that you don't need to be comfortable with numbers। तो आपको बता देता हूं मैं, आप 1/2 मतलब 0.5, 1/4 मतलब 0.25, 1/8 मतलब 0.125, है ना। हाँ, तो फिर हमारे पास 3/8 है, तो 3/8 मतलब 3 इंटू 1/8 मतलब 0.125, 125 3 जा 375, तो 0.375 जूल, 0.375 जूल इज काइनेटिक एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर बी और सी तो हो नहीं सकता। अब पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं? पोटेंशियल एनर्जी आप कैसे फाइंड करते हो? तो ऐसे फाइंड करते हो, पोटेंशियल एनर्जी पीई इज हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के की वैल्यू 100, एक्स 5 सेंटीमीटर था, 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर का स्क्वायर, तो हाफ 125 इंटू 10⁻⁻4 मतलब हाफ 100 मतलब 10⁻+2 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻4, 1 जा 12.5 जा, तो ये आएगा आपका 12.5 इंटू 10⁻⁻2 मतलब 0.125 जूल। ऑप्शन नंबर ए। वैसे भी ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता था, क्यों? मैं बता देता हूं। हमारे पास x इक्वल टू a/2 है, बराबर। ऑप्शन नंबर डी में काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है। अगर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो तो हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, कैंसल कैंसल, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर मतलब x इक्वल टू a/√2। तो काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी a/√2 पे इक्वल होता है, a/2 पे नहीं। दिस इज व्हाट यू नीड टू नो, क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस मैं लेने वाला हूं उसमें कहीं ना कहीं ये केस आएगा कि काइनेटिक और पोटेंशियल इक्वल है। इमीडिएटली x इक्वल टू a/√2 याद आना चाहिए। गुड, सो वी आर गुड फॉर टुडे, सो वी विल स्टॉप हियर विद दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, सिंपल था, so we'll stop here।